हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का अध्याय नंबर 1 साइंस। हम इस किताब के में एनसीईआरटी के उन सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। ठीक है, तो अध्याय 1 का पहला पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जब गर्मी की छुट्टी यानी ग्रीष्मावास में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेतों में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। ये सब गांव में आपको देखने को मिलते हैं। जो गांव में किसान लोग काम करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ये अच्छी सवाल है कि हम भोजन ग्रहण आखिर करते क्यों हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन हुआ, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं से दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी हम जो भी सजीव होते हैं, यानी जिनमें जान प्राण होता है, जो श्वसन लेते हैं, उनको हम सजीव बोलते हैं। तो वो जो खाना खाते हैं, तो उस खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग वो किस में करते हैं, वो किस जैविक प्रक्रम में करते हैं? तो उसका उत्तर है कि पाचन में करते हैं, श्वसन में करते हैं, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ठीक है, देखिए, भोजन क्यों जरूरी है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, भोजन तो सब सजीव को चाहिए, तो आखिर इतना भोजन आएगा कहाँ से? तो इसका उत्पादन कैसे होगा? हम किस प्रकार ऐसा कर पाएंगे? ठीक है, तो जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन का उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आवश्यक चीज़ है। चलिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जरूरी होती है। अगर आपसे सवाल आता है कि विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका इसका क्या करना पड़ेगा, तो इसका नियमित उत्पादन करना पड़ेगा, किसको उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, वितरण आवश्यक है। चलिए, 1.1 कृषि पद्धतियाँ। देखिए, कृषि पद्धतियाँ हुआ कि करने का क्या तरीका था। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह भटकने वाले। ठीक है, यानी 10,000 ईसा पूर्व तक वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। देखिए, एक ही किस्म के पौधे, यानी जैसे अब जैसे धान हम लोग बिहार में जाइए, चाहे आप जैसे उत्तराखंड में, चाहे आप मतलब किसी भी स्टेट में जाइए, तो वहाँ पे किसी खास किस्म बोलते, जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ की फसल ही पूरे भूभाग में लगी हुई है, तो वैसे जब उगाए जाते हैं तो सिर्फ फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, यानी यह नहीं होना चाहिए कि गेहूं में धान लगा दिया जाए, तो उसके बाद मक्का लगा दिया जाए, ऐसा नहीं। सिर्फ गेहूं अगर लगाए जा रहे हैं तो सारे पौधे गेहूं के। आप जानते ही हैं फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पे हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। किस मौसम में कौन सी फसल को लगाना है, ये हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसल को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत तरह की फसल उगाई जाती है, लेकिन फसलों को दो वर्ग में बांटा गया। पहला, खरीफ फसल,
दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वो फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। यानी जो वर्षा ऋतु में जिसे बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहती है। भारत में वर्षा ऋतु जो होती है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। यानी याद रखिएगा, भारत में वर्षा ऋतु, अगर ये सवाल एग्जाम में आता है कि भारत में वर्षा ऋतु कब माना जाता है, तो जून से सितंबर के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है? धान हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ, ये सब खरीफ फसल है। अब आते हैं रबी फसल। रबी फसल जो होती है, आपने पढ़ा कि खरीफ फसल जून से सितंबर, और रबी फसल जो होता है अक्टूबर से मार्च। ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अलावा कई स्थानों पे दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती है। यानी दालें होती है ना, चना की दाल, मसूर की दाल, ये सब जो होती है ना, ये ग्रीष्म में उगाई जाती है, ठीक है। अब सवाल आता है, एक फसल पत्ती है तो हम लोग जान गए, लेकिन एक सवाल आता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैं इसका जवाब देता हूँ कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो और वो बहुत सारी वर्षा, और आपको पता है कि भारत में शीत ऋतु में बारिश तो होती नहीं है, तो इसलिए धान के लिए अनुकूल जो परिस्थिति होती है वो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में ही होती है, क्योंकि पानी इसको ज़्यादा चाहिए, तो पानी इसको वर्षा ऋतु में ही मिलता है। चलिए, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, देखिए अब कृषि करने का तरीका आपको बताया जा रहा है कि पहले क्या किया जाता है। फर्स्ट नंबर, मिट्टी तैयार करना। पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। फिर सेकंड, बुआई। बुआई होता है, बुआई का मतलब होता है कि जैसे कि मिट्टी मिट्टी हम तैयार कर लिए, उसमें जो खरपतवार उसको हटा दिए, तो उसको बुआई बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, खाद एवं उर्वरक देना। खाद उर्वरक क्यों देते हैं? क्योंकि पहले जो कृषि होते थे ना, तो लोग क्या करते थे कि पहले ज़माने में राख गोबर का इस्तेमाल करते थे, जिससे मिट्टी को पोषक तत्व मिलते थे। लेकिन अब क्या है कि अब मिट्टी को, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हमें अन्न उत्पादन की जरूरत होती है, तो हमें ज़मीनें कम होती है ना, इसलिए पोषक तत्व की कमी आ जाती है, तो वैसे मिट्टियों को देना पड़ता है। तो खाद उर्वरक से पौधों को पोषक तत्व मिलता है। तो थर्ड नंबर हम लोग खाद उर्वरक देते हैं। फोर्थ नंबर, उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई जरूरी होता है, क्योंकि जो पौधे लग चुके हैं ना, उनको उनको हम सिंचाई करने से उनको फायदा होता है। फिर उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा है। सिंचाई के बाद जो खरपतवार होता है ना, उसको हम लोग उसे हटाते हैं, ताकि मिट्टी खरपतवार नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसके बाद फसल जब तैयार हो जाता है तो उसकी हम लोग कटाई करते हैं, ठीक है। फिर 7 नंबर, भंडारण, ठीक है। ये 7 पॉइंट है, याद रखिएगा। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट नंबर हम लोग पॉइंट है मिट्टी तैयार करना। इसमें क्या होता है? देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। मोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किसी प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी जो होती है, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, ये सवाल आता है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, ये सवाल रखिएगा। इस प्रक्रिया में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। ये आप मिट्टी का मतलब ये मत समझिएगा कि जितनी मिट्टी गहराई तक जाएगी वो सारी मिट्टी उपयोगी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी की कुछ परत ही होती है, कुछ सेंटीमीटर तक, जो पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। आप देखते हो जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी मिट्टियाँ बहा के लेके चली जाती है, तो क्या होता है कि उससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, ठीक है। इसे उलटने उलटने और पलटने, पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए,
मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे की बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। देखिए, बुआई और सिंचाई आप करते हैं तो खेत समतल इसलिए ज़रूरी है, ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। देखिए, मिट्टी अगर बराबर मात्रा में नहीं होगी ना तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो फसल होती है ना उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, इसलिए समतल करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली-भाँति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है? इससे मिट्टी उपजाऊ होती है और इसको मिट्टी को फ़ायदा होता है। ठीक है? अब आता है ये आता है कृषि औजार। हम लोग तो ये समझ गए कि खेती के लिए पहले क्या करना पड़ता है। फिर अब आता है कि औजार क्या यूज़ करते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। मिट्टी जितना भुरभुरा होगा उतना ज़्यादा वो विकसित करता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। जैसे औजार कौन हुआ? हल हुआ, कुदाली हुआ एवं कल्टीवेटर हुआ। इस कार्य में उपयोग किए जाने प्रमुख औजार है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये हल हल आप दिख रहे हैं ना, इसको हल देखिए, फाल इसमें पिक्चर में दिया हुआ है, जोतना क्या होता है, ये सब आपको ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है? हल क्या होता है? आप प्राचीन ज़माने काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी उलचने के लिए किया जाता रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़ा हुआ, ऊँट हुआ की सहायता से खींचा जाता है। देखिए, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य मुख्य के जो भाग जो होता है लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पे हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जो आप पिक्चर में देख लीजिए। यही पिक्चर में दिया हुआ है, कहाँ पे फाल, कहाँ हल शाफ्ट किसको कहते हैं, जोत किसे कहा जाता है, देख लीजिए पिक्चर में। ठीक है? हाँ, मैंने क्या बोला कि इसके सिरे पे एक हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। जिसे आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब पहले लकड़ी का होता था लेकिन अब लकड़ियाँ कम होती चली गई है ना, तो लोग अब लोहे के हल का यूज कर रहे हैं जो बहुत मजबूत भी होती है। चलिए अब आते हैं सेकंड, कुदाली। कुदाली आप जानते हैं ना, गाँव देहात में लोग कुदाल कहते हैं। ठीक है? तो यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसकी एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। जो आप देख लीजिए कुदाल मैं पिक्चर 1.1 का भी पिक्चर में दिया हुआ है किस तरह ये लोहे की जो होती है ना कुदाल होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है? तो ये हुआ लोहे का कुदाल। अब आते हैं कल्टीवेटर क्या होता है, ये देख लीजिए। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए देख रहे हैं आप पिक्चर में। यही आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। देखिए, समय भी बच गया और आपका मेहनत भी बच गया। पहले बहुत मेहनत लगती थी। अब आते हैं 1.4, बुआई। बुआई क्या होता है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, जिस बीज से ज़्यादा उपज होती है ना वैसी बीज करने से किसानों को फ़ायदा होता है, क्योंकि आज का युग जो होता है ना कि हर किसी को फसल के लिए ज़रूरी होता है कि जीवन यापन भी तो ज़रूरी होता है ना। चलिए, तो बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा, माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे इसमें। ठीक है? तो सवाल आता है कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, अतः इस कारण हल्के होते हैं। यह जल पर तैरने लगते हैं। समझ रहे हो आप? जो खोखला हो जाता है वो बीज ऊपर आ जाता है और जल पर तैरने लगते हैं। तो इस तरह हम लोग बीजों को अलग कर सकते हैं। ये अच्छी विधि होती है। ठीक है? अब हम लोग परंपरागत औजार के बारे में पढ़ते हैं। जो परंपरागत जो जनरल यूज है वो करते हैं लोग। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देख रहे हैं बीच में? ये देखिए परंपरागत तरीका जो पिक्चर में आपको दिख रहा है 1.2 में। अब आते पढ़ते हैं कि सीड ड्रिल ये क्या होता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है।
इसके द्वारा बीज में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों के पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल का पिक्चर देख लीजिए, इस तरह होता है। ठीक है। अब इसके बाद होता है, हाँ, पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी खाली नहीं छोड़ जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में खाद दोगे तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। आप सुनते हो ना कि भोजन ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा भोजन खाना भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है और जिससे शरीर को नुकसान होता है। ठीक है, उसी तरह पौधे को, मिट्टी को भी नुकसान होता है जब ज़्यादा खाद देने जाते हैं तो। ठीक है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अवशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग होता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए, ये सब पिक्चर में दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं किस तरह क्रियाकलाप कराए जाते हैं। ठीक है। इसमें दिया हुआ है खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल और शोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। समझ रहे हैं? पहले उत्तर भारत में किसान फलीदारा चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सारणी 1.1 उर्वरक और खाद में अंतर। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं तो आज हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। उर्वरक जो होता है एक मानव निर्मित लवण होता है। ठीक है। और खाद जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक जो होता है इसका फैक्ट्री में निर्माण होता है, लेकिन खाद खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं मिलता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी उर्वरक में ज़्यादा और इससे मटेरियल होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मिट्टी को फायदा होता है। देखिए, खाद के लाभ क्या है ये पढ़ते हैं। खाद जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अधिक अच्छी मानी मानी जाती है। मतलब जो हमारा जैविक गाय जैसे गोबर राख होता है ना, ये सब ज़्यादा फायदा होता है। इससे कारण क्या होता है कि इससे मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनियमितता से सरलता से होता है, यानी जो गैस होती है आराम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है भुरभुरी होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो हम जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं ना, गोबर हुआ, राख हुआ, इससे फायदा होता है मिट्टी को। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी जल्दी बर्बाद नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं सिंचाई के बारे में। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिनके साथ खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अगर मिट अगर 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 कहने का मतलब है बीज अगर शुष्क है तो उसमें बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण मिट पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। ठीक है। सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल पे खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और बारंबारता फसल मिट्टी ऋतु में भिन्न होता है। किस ऋतु में कितना पानी देना है ये डिफरेंट करता है ऋतु कौन सा है। ठीक है। आप सर्दी में ज़्यादा पानी दोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन के दर अधिक होने से हो सकता है? एक सवाल बता दो। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख सूख और मर गए थे। ठीक है। तो देखना पड़ता है कि कब पानी देना है, कब नहीं देना है।
सिंचाई के स्रोत कहाँ से सिंचाई होती है? कुआँ से, जलकूप से, तालाब या झील से, नदिया से, बाँध से, नहर से। ये सब जल के स्रोत हैं। ठीक है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हम लोग पढ़ेंगे कौन से तरीके होते हैं सिंचाई कराने के। कुआँ, झील, नहर में उपलब्ध जलों को निकाल कर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होते हैं। ठीक है? मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है, देखिए मोट घिरनी, चेन पंप, ढकेली, रहट, ये सब पिक्चर में देखिए। ये मोट हुआ, ये चेन पंप हुआ, देखिए पानी कैसे जा रहा है। ये ढेकली हुआ, कैसे पानी निकाला जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पंप चलेगा तभी ना पानी आएगा, ये सब चीज़ें। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या होता है? देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ जो होती है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी आ चुकी हैं। एक पहला है छिड़काव तंत्र। ठीक है? इसमें क्या होता है, इस पिक्चर में देख लीजिए, ये है छिड़काव तंत्र किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से जा रहा है। इसमें होता है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। वैसी ज़मीनें जो समतल नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, वहाँ जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है, नलों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए, नल की ऊपरी सिरे में नोजल लगा हुआ, देख रहे हैं पानी ऊपर नोजल लगा हुआ है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ रही है, निश्चित दूरी पर पाइप से जुड़ा हुआ रहता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। जहाँ कॉफ़ी खेती होती है ना, तो वहाँ पे बहुत उपयोग होती है। चलिए सेकंड, ड्रिप सिस्टम देख लीजिए। ड्रिप सिस्टम क्या है, ये पिक्चर देख रहे हैं, ड्रिप सिस्टम ये जा रही है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों पर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। जैसे राजस्थान में जल नहीं होता है तो वहाँ भी फायदा करेगा। चलिए 1.7, खरपतवार से सुरक्षा। भूजो और पहली निकट की गेहूं खेतों में गए, उन्होंने देखा खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो ये सवाल आता है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इस अवांछित पौधे को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा पहुंचाते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, अतः मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय जो होता है उसमें पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। यानी जब फूल आने वाले होते हैं ना, उससे पहले हटा दीजिए, और बीज जब बन रहा है उससे पहले हटा दीजिए, सही रहता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जैसे खरपतवार नाशी का, जैसे खरपतवार कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको, 2,4-D ये सब होते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। 1.6 पिक्चर में दिया गया, देख लीजिए, ये फुहारा की सहायता से किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। हाँ, क्या खरपतवार वास नाशी का प्रभाव इसके छिड़कने वाले व्यक्ति में भी पड़ता है, ये सवाल आता है। जैसा कि पहले बताया गया, खरपतवार की विधि के समय पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः इन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय इन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से बंद कर लेना चाहिए, बहुत, क्योंकि ये नुकसान करता है। अब आते हैं कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान ये पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। इसको गांव देहात में हथुआ कहते हैं इसको। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाए जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज और दानों को भूसे द्वारा अलग करना होता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन
द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। जो पिक्चर में आप देख लीजिए, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। आप इसको 6 में पढ़ चुके कंबाइन के पिक्चर आप देख लीजिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं, इन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेतों में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसलों में आग लगने का भी खतरा होता है। और ये फटकने वाली मशीन का पिक्चर देख रहे हैं आप, देख लीजिए कैसा है, ऐसे होता है। अब कटाई पर्व मनाते हैं, ये देख लीजिए, कटाई पर्व सवाल आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक चीज़ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना जरूरी होता है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी पड़ी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय खुशी का दिन होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। सवाल आता है, कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नमन्या, बिहू, ये सब नाम है, ये सब फसल का पर्व होता है। ठीक है, अब आते हैं भंडारण के बारे में। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले धानों को सुखाना, धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे कि उनके नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीज का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारगृह में किया जाता है, जिससे उनको, ये देखिए पिक्चर में देख लीजिए, अनाज भंडारण में साइलो, जो साइलो को पिक्चर दिया देख लीजिए, साइलो इसमें रखा जाता है। और एक देख लीजिए, ये भंडारण गृह होता है। हाँ, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृह में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपचार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सारणी बना हुआ आप देख लीजिए, ये सब सारणी, इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो आप, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा देख लीजिए। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशेष कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। भारत में फसलों का ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक होता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बनिक खाद और उर्वरक की उपयोग किया जाता है। फसलों की नई किस्म के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय पे अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित और बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या फसलों से मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ अभ्यास करने वाला है, ये आप देख लीजिए। इसको आप सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो रोक के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये सब बहुत ही ज़रूरी है सवाल है, जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस पूरे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी दी। और आप इस वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले वक्त में और सारे वीडियो भी अपलोड करेंगे। मेरा यही मकसद है कि हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करें